नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत है सर। सर आज मोदी जी ने 103 मिनट लंबा भाषण दिया, अपने प्रधानमंत्री के अब तक के कार्यकाल का सबसे लंबा भाषण। और इस पूरे भाषण में बहुत कुछ वो कह गए, पाकिस्तान को चेतावनी भी दे दी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, जिसको लेकर के अब उनको कई तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, देखा जाए तो बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, वो चीज मैं जरा जल्दी से वो उतना अंश मैं दर्शकों को सुनवा दूं, फिर आपके पास सवाल लेकर के आता हूं। सुनवाइए जरा मोदी जी की स्पीच। बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। हेमंत सर, 2-3 सवाल हैं, एक साथ पूछ देता हूं। एक तो मोदी जी को क्या ये समझ में आ गया, जिस तरीके से मोहन भागवत ने मोर्चा खोल रखा है कि 75 साल पूरा होते ही गद्दी खाली करो, नहीं खींच के उतार देंगे। आखिरी भाषण में मोदी जी जो है वो बटरिंग कर रहे थे, लालू यादव जो कहते हैं टीटीएम, तो वो टीटीएम कर रहे थे संघ को लेकर के। साथ में क्या ये मक्खनबाजी काम आएगी, संघ इससे पिघलेगा? एक और चीज, जिस तरीके से आज मोदी जी ये पूरी बात कह रहे थे, अब वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एनजीओ बता दिए, तो क्या संघ को उन्होंने वास्तव में संघ की तारीफ करी या देश के सामने संघ को और ज्यादा जो है वो बेइज्जत करने का काम किया? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को। सबसे पहले पूरे देश, समस्त देशवासियों को, सारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और सभी लोग, ये जितने भी देश के अंदर व्याधियां हैं उनसे मुक्त होकर के सही आजादी का मतलब समझे और अपने दिमाग का उस हिसाब से विकास करें कि वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कह सके। इस कामना के साथ इस बातचीत को शुरू करना चाह रहा हूं। देखिए, आज मोदी जी का 12वां संबोधन था लाल किले की प्राचीर से, और पता नहीं क्यों 103 मिनट का भाषण सुनने के बाद मुझे ये लगा कि प्रधानमंत्री जी का शायद ये विदाई भाषण है, जहां तक लाल किले का सवाल है और प्रधानमंत्री पद का सवाल है। उनके भाषण में कभी कोई विजन वगैरह और सारी चीजें तो कभी होती भी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से स्पेसिफिकली उन्होंने आरएसएस का रेफरेंस दिया, इससे ये लगा कि जो इंटरनेशनल मोर्चे पे भी फंसे हुए हैं, वोट चोरी के मसले पे भी फंसे हुए हैं, और आरएसएस का जिक्र जिस रूप में उन्होंने किया एक एनजीओ के तौर पर, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ, शब्दों पे जाइएगा। एनजीओ, राम प्रकाश जी, क्या चीज होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया का सबसे बड़ा कहा, तो वो सर्टेन कायदे कानूनों के साथ चलता है। तो क्या आरएसएस कहां पर पंजीकृत है, मोदी जी बता सकते हैं? या आरएसएस का कोई आदमी बता दे? क्या उसका कोई पैन नंबर भी है? क्या उसकी कोई मेंबर सूची है? क्या उसका कोई संविधान है? और भारतीय संविधान के तहत जो भी दस्तावेज आवश्यक है, क्या आरएसएस किसी भी तरीके का दस्तावेज दिखा सकता है? तो कैसा एनजीओ है जो ना तो रजिस्टर्ड है और ना किसी के प्रति अकाउंटेबल है? पहला सवाल तो ये आएगा उसकी लीगल वैलिडिटी और लीगल सैंक्शन पे, जिसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश मोदी जी आज डेस्परेटली करने की कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजों पे आएंगे जो कुछ उन्होंने कहा। आज प्रधानमंत्री जी को लाल किले की प्राचीर पे ये सब कहने के क्या है? ये बेसिकली भारत के इतिहास को और उसमें आरएसएस का जो कालिमापूर्ण इतिहास है उसको कहीं ना कहीं रिडिफाइन करने का एक डेस्परेट एफर्ट है। और ये सारा देश जानता है, प्रमाणित तथ्य है भारत के सामने नहीं पूरी दुनिया के सामने, कि आरएसएस और उसका सारे का सारा सिस्टम अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ था। और यह भी एक तथ्य है कि 52 सालों तक आरएसएस ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से इनकार किया, और हालत यह थी कि 15 अगस्त 1947 को भी उसने तिरंगे को फहराने से मना किया। तो जो आरएसएस 52 साल तक देश के तिरंगे को अपना मानने को तैयार नहीं,
जो भारत के संविधान को ये कह करके कि इसमें भारतीय क्या है उसको खारिज करता हो, और आज वो आरएसएस पूरे देश के अंदर कई सालों से आपने देखा होगा 15 अगस्त के आसपास पूरे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन करता है। तो ये जो खास तरह का दोगलापन है, इसको समझने की जरूरत है कि मोदी जी क्यों डेस्परेटली अटेम्प्ट कर रहे हैं कि वो इसको लेजिटिमाइज कर सके। मेरा उनसे एक साधारण सवाल है, ज्यादा कोई इसमें उलझ की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लाखों स्वयंसेवकों ने इतना ये कर दिया, आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, हाँ या ना? क्या आरएसएस का कोई एक सदस्य कभी जेल गया था? इसका जवाब बता दो। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था राम प्रकाश जी? मैं हैरान हूं, टू नेशन थ्योरी पर सावरकर और जिन्ना की जुबान एक है। टू नेशन थ्योरी पे आपको पता है दोनों का एक। और आज ये विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे, कल आपने देखा होगा सारे स्टेट्स के अंदर जिस तरीके से वो आजादी के दिन से एक दिन पहले आजाद विभाजन विभीषिका दिवस, जिसके लिए खुद जिम्मेदार जो मुस्लिम लीग के साथ तमाम राज्यों में सरकार चलाते थे अलायंस में, ये इनका आरएसएस का कैरेक्टर। आरएसएस के शासन में जो पिछले 11.25 साल में आप देख रहे हैं, इसमें राम प्रकाश जी केवल और केवल उन लोगों को सत्ता का लाभ हुआ है जो पूरा दिन कट्टरता फैलाते हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम पर विभाजनकारी सियासत करते हैं। इसके अलावा कहीं पर कोई इसका कोई योगदान हो, कुछ भी हो तो बता दीजिए। सवाल यह है, उन्होंने क्या कहा कि लाखों स्वयंसेवकों ने मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 2 लोगों को कोट करूंगा और उससे आप समझ जाएंगे। सावरकर ने खुद क्या कहा था? सावरकर ने, जिसका आज विज्ञापन दिया है अखबारों में, पेट्रोलियम मंत्रालय, उस पर भी आएंगे किसी स्टेज पे। सावरकर ने आरएसएस के स्वयंसेवक के बारे में एक पंक्ति कही थी और वो कोट करना जरूरी है। सावरकर ने कहा, संघ के स्वयंसेवक के समाधि लेख में लिखा होगा, वह जन्मा संघ में गया और बना कुछ किए धरे मर गया। ये सावरकर की स्टेटमेंट है, ये उनका फेमस कोट है। और प्रभाष जोशी जी का तो आपको ध्यान हो गई, जो प्रभाष जी ने कहा था कि कितने स्वयंसेवक अंग्रेजों की गोलियों से मरे, कितने फांसी पर झूल गए, हिंदुत्ववादियों के हाथ में एक निहत्था अहिंसक गांधी ही मारा गया। ये है आरएसएस की लीगेसी, जिसको लेजिटिमाइज करने की डेस्परेट कोशिश आज प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, केवल इसलिए कि नौकरी बची रहे। और आरएसएस का एक इतिहास कभी मत भूलिएगा कि आडवाणी सबसे बड़े नेता थे उनके, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जब जिस दिन वो गए पाकिस्तान और उन्होंने जिन्ना की समाधि पर फूल चढ़ाए, उसके बाद आपने उनको किसी पद पर देखा और कैसे दूध में से मक्खी की तरह उनको निपटा दिया। आरएसएस का ये स्टाइल है। लेकिन सर मोदी जी तो बिरयानी खाने गए थे, तो आज भी सत्ता में है। नहीं, मोदी जी का तो ऐसा ना, आरएसएस का कंप्लीट कंट्रोल, मोदी जी कंप्लीट कंट्रोल वाले व्यक्ति हैं। और वो शासन की शुरुआत थी, अगर आप देखेंगे आरएसएस को तब 10 साल विपक्ष में रहना पड़ा था, तो वो ऐसी कोई स्थिति नहीं क्रिएट कर रहा था। मोदी जी का तो डैमेज कंट्रोल इंस्टिंक्ट होता है ना जी। मोदी जी का सारा इकोसिस्टम, डॉगी मीडिया, पोमेरियन, वो जो कुछ भी करते मास्टर स्ट्रोक के तौर पर प्रचारित कर देते। वो तो उन्होंने तो नवाज शरीफ को भारत में बुलाया था शपथ के समारोह में, अपनी पहली शपथ में। तो इस तरह की ऑप्टिक्स के माहिर हैं वो। आरएसएस का बेसिकली एक आज जो लेजिटिमाइज करने का प्रयास है वो ये है कि देखिए आज मोदी जी की परिस्थितियां देखिए, 103 मिनट के भाषण में क्या कह रहे थे, क्या विजन था उनका। अब तो बहुत लंबा समय हो गया भाई, इतना, अब तो देश को एक पर्टिकुलर दिशा में ले जाने की बात है, वो तो उनके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल थकाऊ, उबाऊ, घिसा पिटा। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा कुछ बेचने को कुछ नहीं बचा। और ऑपरेशन सिंदूर पे इतनी बहस होगी, उसके बाद कभी चीफ आर्मी चीफ बताते हैं, कुछ एयरफोर्स चीफ बताते हैं। हेमंत सर, मैं आपको रोक रहा हूं, हम अभी जरा इस मुद्दे पर फिर आ जाएंगे। पहले मुझे जरा एक चीज समझाइए, लोकसभा चुनाव के बीचों बीच जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि संघ वंघ की हमको जरूरत नहीं है। और मोदी जी आज, अभी उस घटना को 1 साल भी नहीं पूरा बीता है, और आज मोदी जी लाल किले की प्राचीर से, जहां से देश के विकास की तस्वीर रखी जाती है, वो भाषण में संघ को लेकर के जिक्र कर रहे हैं और संघ को एक बेहतरीन संगठन बता करके उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बढ़िया इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मोदी जी को यह समझ में आ गया था, संघ ने इशारा कर दिया है कि ये आपका विदाई भाषण है, जितना बोलना हो बोल लीजिए, तभी 103 मिनट बोलने की जरूरत पड़ी, और इसीलिए मोदी जी ने इस विदाई भाषण को एक मौके के तौर पे इस्तेमाल किया कि चलो हम बटरिंग कर लें, हो सकता है संघ पिघल जाए। लेकिन क्या भागवत पिघलेंगे, वो अपमान भूलेंगे जो जेपी नड्डा ने किया? एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं आप। नौकरी बचाने का डेस्परेट एफर्ट है। जितनी भी चीजें हैं वो इंस्टेंट रिएक्शन नहीं करती, वो सारी चीजें पाइल अप होती रहती है।
और वो एक बेहतरीन अवसर की तलाश करते हैं कि कब समय है इस आदमी को ईज आउट करने का। अडवाणी से एक चूक हुई और उसके बाद वो इतिहास के उसमें चले गए। अब प्रधानमंत्री जी की हालत देखिए आप, पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा था वो एक्सपोज हो गया। देश के अंदर आर्थिक नीतियों का सारा परिणाम, बेरोजगारी से लेकर तमाम चीजें, और जो रही से ही कसर बची थी वो इस वोट चोरी के आरोप में, और वोट चोरी को लेकर के जिस तरह की चुप्पी है, उसके बाद भाजपा तो मुंह दिखाने लायक है ही नहीं, चुनाव आयोग किसी लायक नहीं बचा, और हालत लगभग आरएसएस की भी वही होगी। जब आप इसको खोल करके देखेंगे, ये अल्टीमेटली टिकेगा कहां वोट चोरी का? ये वोट चोरी का चलेगा सारा जो इकोसिस्टम डेवलप किया था पन्ना प्रमुख से लेकर के सारे का सारा। और आपको एक बात का पता है कि आरएसएस कभी भी लाइबिलिटीज को पाल के नहीं चलता, वो किसी को आगे बढ़ाते हैं, एक स्टेज तक यूज करते हैं, और जब उसको ये लगे कि ये आदमी अब लाइबिलिटी हो गया है, उसको ईज आउट करने में एक देर नहीं लगाते। आपने स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल देखा होगा, इससे ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता कि जिस तरीके से जीत के सीधी एचआरडी मिनिस्टर, तमाम तरह की उसके बावजूद भी उनको निकालने में बहुत लंबा हुआ, लेकिन जब गई तो फिर निपट गई। यहां पर क्या है भारतीय जनता पार्टी का तमाम अपनी ऐसे डिग्री पे भी विवाद है, जिनकी अपनी शिक्षा पे विवाद है, डिग्री पे विवाद है, वो एचआरडी मिनिस्ट्री संभाल रही है जी। ऑब्वियसली वो उसकी क्वालिफिकेशन थी, वो आपके और मेरे लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है, इनके लिए सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन कुपंड होना चाहिए ना। कुपंड जिसने कायदा भी उल्टा पड़ रखा हो, इनको वही सब लोग चाहिए, तर्क नहीं कुतर्क वाले लोग चाहिए। तो यहाँ पे राम प्रकाश जी बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिएगा, नड्डा ने जब कहा था उस समय इनका कंप्लीट सिस्टम इन प्लेस उस रूप में था कि अब की बार 400 पार की रॉ में चल रहे थे, और उस समय इनको कॉन्फिडेंट दिखाना था खुद को, पूरे देश में एक मैसेज है कि देखिए हम तो आरएसएस से भी ऊपर हो गए। नड्डा की कोई औकात है क्या वो आरएसएस के बारे में ये सब बोल रहे? तो किसी ने तो कहलवाया होगा, और कौन कहलवाता है? वो दो ही लोग, तीसरा तो कोई है नहीं। तो क्यों कहलवाया, कब कहलवाया, और अब जब फंसे तो अब आरएसएस की दूसरे तरीके से याद आ गई। ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मोदी जी ने आज ये क्यों कहा, क्योंकि आज वो फंसे खड़े हुए हैं तरफ से, और जब आदमी फंसता है ना, वो कहीं ना कहीं बताइए आरएसएस को लेकर के जिस सरदार पटेल साहब जिनको ये आराध्य बनाए, क्योंकि उधार के सिंदूर से काम चलना है, अपना तो कोई स्वतंत्र सेनानी है नहीं। मैं एक अगर आप कहें तो एक कोट बताता हूं, आरएसएस की सारी पोल खुल जाएगी। जो आरएसएस के इतने स्वतंत्र इतने स्वयं सेवक जो अभी बता रहे थे, आपने जो क्लिप दिखाया, आरएसएस की देशभक्ति का एक छोटा सा नमूना देख लीजिए, ज्यादा नहीं, मोदी जी की सारी बात का जवाब इसमें। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल साहब ने एक पत्र लिखा, उसका एक छोटा सा अंश बताना चाह रहा हूं मैं। गांधी जी की हत्या के बाद उन्होंने क्या कहा, जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में है, और मुझे इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सब जुडिस मामला था, वो होम मिनिस्टर थे। लेकिन हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का एक अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। गांधी जी की हत्या की बात करो, आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के लिए, के अस्तित्व के लिए खतरा थी। हमें मिली रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद गतिविधियां समाप्त नहीं हुई है। दरअसल समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये सरदार पटेल साहब ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा, और जिस आरएसएस का महिमा मंडल मोदी जी कर रहे हैं, सरदार पटेल साहब के बारे में मोदी जी सुबह शाम तक क्या कहते हैं, नेहरू के बारे में क्या कहते हैं, वही सरदार पटेल इनकी असलियत बता रहे हैं, और उसी आरएसएस को लेजिटिमाइज करने का प्रोजेक्ट मोदी जी आज लेकर के लाल किले पर खड़े थे। तो इन सारी चीजों को आपको जोड़ना केवल इसलिए पड़ेगा कि अभी तक मोदी जी पिछले साल आरएसएस हेडक्वार्टर में गए, आपने देखा, हमने चर्चा भी की उस पर, और आज लाल किले पे आरएसएस की याद आई। केवल एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से नौकरी बची रहे। उनको ये पता है कि अगर आरएसएस ने विड्रॉ कर लिया तो जो आज आप सुबह से शाम तक कैबिनेट के अंदर और बाहर पूरी भाजपा कीर्तन मंडली करती है, वहां नाम लेवा भी नहीं बचेगा। और इसीलिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, पिछले साल चुनाव हुआ था, अब तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई, ये भी मत भूलिएगा कभी। केवल और केवल एनडीए संसदीय दल के नेता है वो, बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की अकेली मीटिंग हुई हो तो बता दीजिए। यही वो खतरा है, और यही मोदी जी की आज दुखती रंग जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रही थी आज के भाषण के। बिल्कुल, लेकिन सवाल मेरा जो एक और है सर, कि क्या भागवत इससे पिघलेंगे, संघ इससे पिघलेगा, इस बटरिंग से, और मोदी जी को एक्सटेंशन देगा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे मामला अभी भी फंसा हुआ है, डील हुई नहीं है, और खबर लगातार यही आ रही है कि संघ कह रहा है संजय जोशी, और संजय जोशी मोदी जी के लिए वो बुरा सपना है जो मोदी जी गहरी से गहरी नींद में भी देखना नहीं चाहते हैं।
प्रकाश जी देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, मेरी आरएसएस और मोदी के संबंधों के बारे में एक लाइन बिल्कुल अलग रही है आपके साथ, तमाम हम बात चर्चा करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर वही कहता हूँ, मोदी और आरएसएस एक स्टेज तक एक दूसरे के पूरक है। और आरएसएस का खेल हमेशा ये रहा है कि आदमी को आखिरी बूंद तक निचोड़ते हैं, और जब वो यूजलेस हो जाता है तब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। अभी आरएसएस वेटेड वॉच की मुद्रा में है कि अमेरिका के साथ जो कुछ चल रहा है वो क्या दिशा लेता है, भारत के अंदर जो तमाम दिक्कतें चल रही है मोदी को लेकर के, वोट चोरी से लेकर के तमाम चीजें, उन सारों की दशा और दिशा देख करके आरएसएस तय करेगा। ये 75 वाला साल जो है ना, वो भागवत इस तरह के शगुफे छोड़ने के बाहर है। इन सब का खेल क्या है कि न्यूज में बने रहना है, पोजीशन भी हम ही है और अपोजिशन भी हम ही है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का। भागवत की इससे ज्यादा मौज नहीं हो सकती जो उन्होंने पिछले 11 साल में काटी। चार्टेड जहाज से चलना, Z+ सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, आरएसएस के दफ्तर देख लीजिए, क्या जलवा, क्या भौकाल, किस तरह का प्रोटोकॉल उनको मिलता है। तो उनको मोदी से कोई लेना देना नहीं उस तरीके से। जिस दिन उनको ये लगेगा कि यूटिलिटी खत्म हो गई, उस दिन फिर मोदी को आप ढूंढते रह जाओगे। सिंपल सी बात इतनी है, मोदी लाइबिलिटी बने और आरएसएस ने पल्ला झाड़ा, केवल उस पल का इंतजार कीजिए, इतनी सी कहानी। जब तक आखिरी बूंद है तब तक निचोड़ेंगे वो। जी, आज का जो 103 मिनट का भाषण है, अब जरा हम उसके बारे में बात कर लें थोड़ा हम आपसे विस्तार से। देश की जनता के लिए क्या था इस 103 मिनट के भाषण में? मोदी जी का जो विदाई भाषण कहा जाए, आखिरी भाषण कहा जाए, जैसा भी जो चर्चा चल रही है उसके हिसाब से, सर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने पीठ थपथपा ली, वहां तक ठीक था। पाकिस्तान को चेतावनी दे दी, सीधा संदेश दे दिया, सब कुछ कर दिया। मीडिया कह रहा है कि ट्रंप के टैरिफ पर भी उन्होंने जवाब दे दिया है। क्या जवाब दे दिया, जरा वो बता दीजिएगा। साथ में जिस तरीके से मोदी जी ने कहा 2047 का संकल्प दोहराया, साल 2014 में जब मोदी जी सत्ता में आए थे उस समय जितनी चीजें बता करके आए थे, क्या वो सारी चीजें पूरी हो गई हैं कि अब वो 2047 का की जो है वो बात कर रहे हैं, या जो 2014 में कह करके आए थे वो 2047 में पूरा करने की बात कर रहे हैं? जरा हम दर्शकों के लिहाज से आपसे समझना चाहते हैं ये। राम प्रकाश जी, नीतिगत स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, विजन के स्तर पर ये साफ हो गया है पिछले 11 साल में कि बिल्कुल शून्य बटा सन्नाटा रहा है। हर लाल किले के भाषण में एक शगुफा छोड़िए, 100 लाख करोड़ का, फला करोड़ का, आय दुगनी, 100 स्मार्ट सिटी, गिनते जाइए आप जो कुछ भी। जब डिलीवरी की बात आती है तो वहीं पे खड़े होते हैं जब पिछली बार खड़े थे। मोदी जी की एक आदत है कि बड़े सपने बेच लो। ही इज लाइक ए सेल्समैन। उन वक्त जब सेल्समैन का जब उसका आया सवाल कि इसको आप आउटपुट को आप एनालाइज कीजिए तो उससे बड़ा बेच दे। आज के भाषण में कितना लंबे समय तक वो सिंदूर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जीएसटी का जिक्र ले आए, दूसरों की लाइन छोटी नहीं करता। आपने 11 साल में किया ही केवल एक काम कि दूसरों की लाइन ही छोटी की। आपकी अपनी तो कोई लाइन ही शुरू तब होती है जब दूसरे की काट के छोड़ते हैं आप, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दे, और उसके अलावा तो आपको आता ही कुछ नहीं। बेसिकली क्या है कि मोदी जी शब्दों का मुलम्मा चढ़ा करके पोस्ट डेटेड चेक के चैंपियन है। वो किसी भी मसले पे देख लीजिएगा, विश्व गुरु बढ़ाने का अब सीधा ले लिया। विश्व गुरु के पैरामीटर्स क्या होंगे वो किसी को नहीं, बस 2047 में आप विश्व गुरु हो जाएंगे, दुनिया की सबसे महान व्यवस्था हो जाएंगे, महाशक्ति हो जाएंगे। वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या नीतियां होंगी, उसका कोई मतलब नहीं। 100 स्मार्ट सिटी बनाने चले थे, किसानों की आय दुगनी करनी थी, पता नहीं सबको घर मिलना था 2022 तक। वो जो 2022 की तारीख थी उसको एज सच पोस्टपोन करके 2047 में रख दिया, और उसको अब कैसे खींचोगे? वो इन सपनों से ही तो होगा। बड़ी बड़ी लफाजी कीजिए खड़े होकर के। ये भी नहीं देखते कि लाल किले की प्राचीर पे खड़े हो, यहाँ खड़ा होकर के बात करने की एक सेंक्टिटी होती है, एक ये अवसर ऐसा है आजादी का। यहाँ पर कम से कम अपना पिछला ब्यौरा है, जो आपने पिछले वायदे किए थे उसका भी तो कुछ बता दीजिए कि हमने ये किया। जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सुबह से रात तक वो ढोल पीटते फिर रहे हैं, उसकी हकीकत देखनी हो तो कल भी बैठ की टीम ने उड़ी के अंदर अटैक किया है, जो बॉर्डर एक्शन टीम थी पाकिस्तान की, कल भी एक हमारे जवान को मार के चले गए। ये क्रिकेट खेल रहे वहां, ये तो इनका राष्ट्रभक्ति है। क्रिकेट ना खेल रहे तो बताइए। तो ये सारी चीजें बेसिकली जो लाल किले पर खड़ा होकर के जो कुछ भी कहा जाता है उसको भी एक वार्षिक इवेंट के अलावा बाकी सारी चीजें हटा दी उसमें से। जैसे दुनिया भर के तमाम भाषण घूमते हैं इलेक्शन के, जो पटना में भाषण देते, जो सीतामढ़ी में भाषण देते, वो यहां भी भाषण दे दिया। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? तो वो चीज तो वो उस आदमी के बारे में पूछे जिसके भाषण की कोई वैल्यू रही हो, कभी उसकी कोई प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन हो, उसकी कोई डिलीवरी हो। ये सारी बातें उस व्यक्ति के लिए। जिस व्यक्ति ने आगे से आगे देने ही पोस्ट डेटेड चेक है, और अब तो उन्होंने अनडेटेड चेक देने शुरू कर दिए, लाइक महिला आरक्षण कानून पास कर दिया, उसकी तारीख ही नहीं पता आज तक कि कब से लागू होगा, वो कैसे लागू होगा, उस डिलिमिटेशन के बाद होगा, डिलिमिटेशन भी होगा या नहीं, कुछ भी। तो मोदी जी इस काम के बाहर है।
और आरएसएस केवल यही चीज सिखाता है कि आगे से आगे पर्ची पकड़ाते जाओ कि अब ये कर देंगे, अब ये कर देंगे। पीछे झुक के अंतरात्मा में ये नहीं देखना कि मैंने किया क्या और नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाया। उन सब चीजों से इनका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 103 मिनट का भाषण देना पड़ता है, वरना तो 20 मिनट का भाषण भी बहुत होता है। मनमोहन सिंह 35 से 40 मिनट में करते ही थे, अटल जी भी करते थे। तो यहां पर खड़े होकर पाकिस्तान की ये सब करना, गोली गोला ये सब, इसके अलावा बात कीजिए। ये जो चीज है, ये एक पवित्र अवसर होता है आजादी का, जिसमें आप अपना पिछला किया धरा बताते हैं और आगे का विजन बताते हैं। विजन के नाम पे आपके पास टेलीविजन है, शासन के नाम पर आपके पास भाषण है, इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दीजिए। वही सब चलता है, उसी की खा रहे। जिस दिन आरएसएस ने पल्ला झाड़ लिया उस दिन ढूंढते रह जाएंगे आप। इतनी सी कहानी है कुल मिलाकर। जी, एक और जो अहम चीज जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था फिर उसको अधूरा छोड़ा गया था, सावरकर का। आज जिस पर आरोप लगा, जिस संघ को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो है बताया जाता है सब कुछ, और ये कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, जितने भी लोग, और उसमें अब तो उमा भारती का एक स्टेटमेंट पिछले 2-4 दिनों में जबरदस्त वायरल है, TV9 भारतवर्ष का एक शो है, उसमें साफ उन्होंने कहा है उस चीज को लेकर के, महात्मा गांधी की हत्या और नाथूराम गोडसे को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने कहा है। जबकि उमा भारती फायर ब्रांड हिंदू चेहरा रही अपने पूरे राजनीतिक जीवन पर, साफ तौर पर उन्होंने कहा उस चीज को। आज पेट्रोलियम मंत्रालय महात्मा गांधी और सावरकर को एक पेज पर एक साथ एक बराबर में रख रहा है, बल्कि महात्मा गांधी से ऊंचा बनाया गया है सावरकर को। वो दिखाइएगा तस्वीर जरा दर्शकों को, वो विज्ञापन दिखाइएगा, मैंने भेजा है आपको। आपका सिर शर्म से झुक जाएगा उसको देख करके। जो व्यक्ति गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल था, उसको स्वतंत्रता सेनानियों के साथ उस पिक्चर में दिखाया जा रहा है और गांधी जी से ऊपर दिखाया जा रहा है। सोचिएगा आज गांधी जी की आत्मा क्या सोच रही होगी। और गांधी के साथ कौन है? सुभाष चंद्र बोस है और साइड में भगत सिंह है। इन तीनों से ऊपर कौन है? सावरकर। और सावरकर की लिगेसी क्या है उसको सुन लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था, जरा जो इन्होंने आज नया लेजिटिमाइज करने की कोशिश की। सावरकर ने 11 और 1920 के बीच में अंग्रेजों को कम से कम 7 बार दया याचिकाएं प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने सेलुलर जेल से रिहाई की भीख मांगी और वफादारी की शपथ ली। सारे पेपर पब्लिक डॉक्यूमेंट में। और यह सब उन्होंने अपनी सजा के सिर्फ 6 महीनों के बाद ही शुरू कर दिया था। स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन जब राष्ट्र 1942 के आंदोलन में था, ब्रिटिशों को बाहर निकालने की मांग हो रही थी, तब सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा ने खुले तौर पर क्या कहा था? ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया और हिंदुओं से उनकी सेना में भर्ती होने का आग्रह किया, जो स्वतंत्रता संग्राम और ये सारा अपना जो था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके साथ विश्वासघात था। उस सावरकर को, जिसका गांधी की हत्या में सीधा नाम साजिश के अंदर था, उसको उनके साथ दिखा करके, और कौन कर रहा है ये? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आज की तारीख में सरकार चुपके से कर दिया। वो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से आज क्या सवाल है कि आप सालों से लगातार 30% तेल सस्ता ले रहे थे रशिया से। उस पैसे का जो लाभ हुआ, पेट्रोलियम कंपनियों का लाभ 25 गुना बढ़ गया, 25 गुना। और आम भारतीय को एक नए पैसे का लाभ नहीं मिला। तो कहीं कोई वो सवाल ना पूछ ले, इसलिए सावरकर को ले आओ, जो बीजेपी और आरएसएस का टिपिकल स्टाइल है। तो उसमें आज जिस तरीके से सावरकर को लाया गया, बार बार, मतलब आप सावरकर का जो जो कुछ पढ़ते जाएंगे, उनका क्या कंपैरिजन हो सकता है गांधी के साथ? उनका क्या कंपैरिजन हो सकता है सुभाष चंद्र बोस के साथ? क्या हो सकता है भगत सिंह के साथ? तो आज आप केवल उस दिन से डरिएगा। आज तो आपने केवल सावरकर को देखा है। किसी दिन अगर मोदी जी का शासन यूं ही चलता रहा, तो उस दिन से डरिएगा जिस दिन गांधी की जगह पर गोडसे होंगे। आपने भोपाल की वो पिक्चर देखी होगी, आपकी वो साध्वी, वहां पर गांधी जी की तस्वीर लगी हुई थी और पिस्टल से फायर किया जा रहा था। वो साध्वी सांसद बनाएगी, वो ठीक है, वहां से बरी होगी जो केस था उसके ऊपर, लेकिन मानसिकता की बात है। तो आज वहां पर सावरकर है, कल वहां पर गोडसे होंगे। क्या पता वहां पर किस दिन नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो है, वो भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाए उनको, क्योंकि आज उन्होंने बता दिया स्वयं सेवकों ने अपना पूरा जीवन होम कर दिया। किस चीज में होम कर दिया तो बता नहीं दे, बस होम कर दिया। और इनका अगर पूरे इनके सिस्टम को आप देखेंगे तो इनकी क्या क्या चीजें रही हैं। अगर इनके राष्ट्रवाद, जो आज मोदी जी बात कर रहे थे, इनके बारे में जरा अगर आप 4 लाइनें सुनना चाहें, विनायक दामोदर सावरकर उन्हीं की सबसे पहले बात कर रहे थे। उनके राष्ट्रवाद पर चर्चा करेंगे, जिसको आज इन्होंने वो दिखाया है। उनका फेमस कोट है सावरकर का, हमारे असली दुश्मन अंग्रेज नहीं मुसलमान है। ध्यान से सुनिएगा, हमें उनके विरुद्ध अपनी लड़ाई को मजबूत करना है। उस समय की बात है जब देश में आजादी का आंदोलन चरम पे था। उसके बाद केशव बलिराम हेडगेवार,
उनकी सुन लीजिए। देश के युवाओं को क्रांतिकारी बनकर अपने घर को बर्बाद करने की बजाय संघ में भर्ती होना चाहिए। देश के युवाओं को आजाद हिंद फौज से दूर रहना चाहिए और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना चाहिए। हेडगेवार कह रहे हैं। और आज सावरकर का फोटो किसके साथ है? सुभाष चंद्र बोस के साथ। अब गोलवलकर गुरु जी की सुन लीजिए। जनता को उसका ही साथ देना चाहिए जो विजेता हो। अंग्रेज विजेता है, इसलिए हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। यह है राष्ट्रवाद, यह है शौर्य, यह है देश के प्रति योगदान। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सुन लीजिए आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश गवर्नर को लिखे पत्र के अनुसार इस आंदोलन को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचले। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहा हूं, सख्ती से कुचले। इस कार्य में हम आपका पूरा साथ देंगे। ये है इनका राष्ट्रवाद, ये है इनकी 100 साल की लिगेसी। और जिस संगठन ने 52 साल तक तिरंगे को हाथ नहीं लगाया, संविधान को अपना नहीं माना, वो कितने सालों से पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाल करके राष्ट्रवाद का इकलौता टेंडरधारी है। ये है इनका असली चाल चरित्र और चेहरा। केवल दुख इस बात का है कि आजादी के पवित्र पर्व पर आरएसएस जैसे विघटनकारी जो संगठन है उसको इस्टेब्लिश करके लेजिटिमाइज कर रहे हो आप एक खास अंदाज के तौर पर। क्यों? क्योंकि आज आपकी नौकरी पे बढ़ाई, केवल इतनी सी बात। बिल्कुल, ये सबको समझ में आ रहा है कि आज संघ के आगे शीश क्यों नवाना पड़ रहा है। आपका भाषण आखिरी भाषण न बन जाए, इसकी जुगत में आप बटरिंग कर रहे हैं, ये सबको पता है। हालांकि उस बटरिंग में मैं फिर मानता हूं कि आपने एनजीओ कह करके देश के बहुत सारे लोगों का सवाल संघ के ऊपर और बड़ा कर दिया है। लेकिन देखिए अब उसका हश्र क्या होता है, या इस मक्खन लगाने का फायदा आपको मिल जाता है संघ से, ये भी देखना चाहिए देश को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।